वेलकम बैक स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ आरसी वर्मा पर स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में वर्ब का पार्ट 2 पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग पिछली वीडियो में वर्ब का विस्तृत अध्ययन किया, लेकिन अभी उसमें आपके कुछ भागों को हम बताने जा रहे हैं इसमें वर्ब के पार्ट 2 में। तो आप लोग पिछली वीडियो को अच्छी तरह से अध्ययन किए होंगे। हमें उम्मीद है कि आपको उसमें कोई कंप्लेंट शिकायत नहीं होगी। अगर होगी भी तो आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे उसको। आइए चलते हैं हम अब फॉर्म्स ऑफ वर्ब के बारे में जान लेते हैं कि वर्ब का फॉर्म कितना होता है। जैसा कि जनरली आप लोग वर्ब के 3 फॉर्म यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अक्सर आपके संज्ञान में वहीं तक बात रह जाती है, लेकिन आज आप लोग विस्तृत रूप में जानेंगे कि वर्ब का 5 फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। अब देखिएगा, ये जो आपका लिखा है V1, इसको V1 नहीं पढ़ेंगे आप। इसके बाद इसको V2 नहीं पढ़ेंगे, V3, V4, V5 नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग ये जनरली ऐसा यूज करते हैं मैथ में, तो ये मैथ आपका नहीं है, इंग्लिश है। तो यहाँ पर देखिए, इसको क्या बोलेंगे? V मतलब वर्ब होता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। तो फिफ्थ फॉर्म कैसे होगा, इसको हम देख लेते हैं। मान लिया हमारा एक वर्ब है गो है, तो गो का फर्स्ट फॉर्म आपका होगा गो। ये अपने प्रारंभिक अवस्था में है। प्रारंभिक अवस्था को हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं, सेकंड अवस्था को वर्ब का सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म को वर्ब का थर्ड फॉर्म। और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी अगर जोड़ दिया जाता है तो उसको फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। वर्ब में एस या ईएस जोड़ दिया जाता है तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म उसको बोलते हैं। मतलब एस या ईएस वाले वर्ब को हम फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं। और इसी तरह से आपका प्ले है, प्ले फर्स्ट फॉर्म प्ले, सेकंड फॉर्म प्लेड, थर्ड फॉर्म प्लेड, फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाला प्लेइंग, और फिफ्थ फॉर्म प्लेज। इसमें एस जुड़ गया तो एस वाला, एस या ईएस वाला फिफ्थ फॉर्म होता है, आईएनजी वाला फोर्थ फॉर्म होता है। अब बात कर लेते हैं कट की। कट का तीनों फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों कट ही होता है, और आईएनजी वाले फॉर्म को फोर्थ फॉर्म बोलेंगे, एस जोड़ देंगे तो फिफ्थ फॉर्म हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं वर्ब का। जितने भी वर्ब होते हैं, चाहे गो हो, चाहे प्ले हो, कट हो, लाफ हो, सिंग हो, कुछ भी वर्ब हो, वर्ब का जो प्रारंभिक रूप होता है वो प्लूरल फॉर्म होता है। जितने भी वर्ब होते हैं सभी वर्ब प्लूरल फॉर्म में होते हैं, मतलब क्रिया बहुवचन में होती है। फर्स्ट फॉर्म जो क्रिया का होता है वो बहुवचन रूप होता है। तो इसको हम सिंगुलर प्लूरल, वर्ब का जो सिंगुलर फॉर्म होता है उसको सिंगुलर बनाने के लिए हम वर्ब में एस या ईएस जोड़ देते हैं, तो ये हमारा सिंगुलर फॉर्म हो जाता है। यही जो फिफ्थ फॉर्म हम लिखे हैं, यहाँ पर ये एस या ईएस जो जुड़ा हुआ है यही आपका सिंगुलर फॉर्म है। बाकी यहाँ पर जो प्रारंभिक अवस्था है ये प्लूरल फॉर्म है। बात समझ गए होंगे कि सिंगुलर और प्लूरल में क्या अंतर है। आप किसी भी वर्ब को उठाएंगे तो वो आपका प्लूरल फॉर्म ही होगा। उसको सिंगुलर बनाने के लिए उसमें हम एस या ईएस जोड़ते हैं। तो आपका वर्ब का प्रारंभिक अवस्था और एस या ईएस वाला अवस्था दोनों प्रेजेंट फॉर्म होता है। कौन फॉर्म? प्रेजेंट फॉर्म होता है। मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को आप प्रेजेंट फॉर्म बोलेंगे। अभी हम इसको एग्जांपल के माध्यम से समझा रहे हैं, पहले आप सुन लीजिए उसे। सेकंड फॉर्म को आप पास्ट फॉर्म बोलेंगे, थर्ड फॉर्म को परफेक्ट फॉर्म बोलते हैं या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं, आईएनजी वाले फॉर्म को कंटिन्यूअस फॉर्म बोलते हैं, और एस या ईएस वाले फॉर्म को प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं। मतलब फर्स्ट फॉर्म और एस या ईएस वाले फॉर्म को प्रेजेंट फॉर्म, इसको पास्ट फॉर्म, इसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म या परफेक्ट फॉर्म, आईएनजी वाले को कंटिन्यूअस फॉर्म बोलते हैं। अब देखते हैं इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से। कह रहा है पहला सेंटेंस, आई सिंग ए सॉन्ग, मैं एक गीत गाता हूँ। सिंग जो यहाँ पर प्रयोग हुआ है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब के प्रारंभिक अवस्था को हम प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं। कौन सा फॉर्म? प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं।
ये प्रेजेंट फॉर्म में ही यूज होता है फर्स्ट फॉर्म। वर्ब के सेकंड फॉर्म को हम पास्ट फॉर्म बोलते हैं। क्या? पास्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट फॉर्म, सेकंड फॉर्म को पास्ट फॉर्म, और वर्ब के थर्ड फॉर्म को हम परफेक्ट फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं इसको। वर्ब, अब यहाँ पर देखिए फोर्थ सेंटेंस में, श्याम इज सिंगिंग ए सॉन्ग। सिंगिंग वर्ब में आईएनजी जुड़ा हुआ है, तो आईएनजी वाले फॉर्म को हम कंटिन्यूअस फॉर्म कहते हैं। आईएनजी वाले को क्या कहेंगे? कंटिन्यूअस फॉर्म कहते हैं। कंटिन्यू मतलब जारी, जो जारी हो, और परफेक्ट मतलब जो पूर्ण हो चुका हो, पास्ट मतलब जो बीत गया हो, प्रेजेंट मतलब जो वर्तमान में हो। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर लास्ट सेंटेंस की। सीता सिंग्स ए सॉन्ग। सीता गाती है एक गीत। सीता एक गीत गाती है। अब ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही है, फर्स्ट फॉर्म में ही हम एस या ई एस जोड़ते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म जो आपका होता है वो क्या होता है? प्रेजेंट फॉर्म। तो यस या ई एस जोड़ देने से क्या उसका फॉर्म चेंज थोड़ा हो जाएगा? वो भी प्रेजेंट ही रहेगा, तो इसको भी हम प्रेजेंट फॉर्म बोलेंगे। कहने का मतलब कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को और वर्ब के फिफ्थ फॉर्म को हम प्रेजेंट फॉर्म बोलेंगे। कौन सा फॉर्म? प्रेजेंट फॉर्म बोलेंगे। और वर्ब के सेकंड फॉर्म को हम क्या बोलेंगे? वर्ब के सेकंड फॉर्म को पास्ट फॉर्म, वर्ब के थर्ड फॉर्म यानी कि जो समाप्त हो चुका है उसको परफेक्ट फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोलेंगे। आईएनजी वाले फॉर्म को कंटिन्यूअस फॉर्म बोलेंगे। अब आपको वर्ब के बारे में तो कोई शिकायत, कोई कंप्लेन नहीं होना चाहिए। अगर होगा भी तो आप कमेंट में इसको ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको लाइक कर दीजिए। अभी आपको इसके आगे हम आपको फॉर्म के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। जो आप पिछली वीडियो में वर्ब के बारे में पढ़े थे उसी का हम आपको अच्छी तरह से एक्सरसाइज के माध्यम से अभी समझा रहे हैं, और इसको आप नोट डाउन या स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। इसके बाद अभी हम आपसे पुनः मिलते हैं। तो आइए चलते हैं, हम वर्ब के एक्सरसाइज को देख लेते हैं। अब आपका एक्सरसाइज यहाँ पर दिया हुआ है ढेर सारा। पहला सेंटेंस आपका, करण राइट्स ए लेटर। करण राइट्स ए लेटर। दूसरा सेंटेंस है, वी शुड हेल्प द पुअर। अब दोनों वाक्यों में हम कंपेयर करते हैं। पहले ये जानेंगे कि किसमें ऑक्सिलरी वर्ब है और किसमें मेन वर्ब है। जैसा कि आप पिछली वीडियो में वर्ब के बारे में पढ़े थे, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में आप लोग पढ़े हैं। उसको अगर आप अभी तक नहीं पढ़े हैं तो जाकर उसको आप देख लीजिए, अच्छी तरह से समझ लीजिए उसको। और अब देखते हैं हम यहाँ पर इसको पहले ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बारे में पहले पहचानते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब किसको कहते हैं और मेन वर्ब किसको कहते हैं। पहला सेंटेंस, करण राइट्स ए लेटर। इस सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब का कहीं जिक्र नहीं है, मेन वर्ब लिखा हुआ है राइट्स। राइट्स क्या आपका? मेन वर्ब है। ये क्या है? मेन वर्ब है आपका, MV, मेन वर्ब इसको कहेंगे। अब इसके बगल जो लिखा हुआ है ए लेटर, ये आपका है ऑब्जेक्ट। क्या है? ऑब्जेक्ट। जो वर्ब के तुरंत बाद आता है वो ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि वर्ब के तुरंत बाद जो आए वही ऑब्जेक्ट हो। हमेशा ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। आप यहाँ से क्या किसको से प्रश्न करने पर उसको प्राप्त कर सकते हो कि ऑब्जेक्ट है या कोई दूसरा शब्द है। अभी हम और आपको डिटेल में बताएंगे कि कैसे आप जानेंगे कि ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। यहाँ प्रश्न कर लीजिए, करण राइट्स, करण लिखता है तो क्या लिखता है? आपको उत्तर मिल रहा होगा, ए लेटर। ए लेटर, ये तो आपका ऑब्जेक्ट है। तो आप समझ गए होंगे कि ऑब्जेक्ट कैसे हम पहचानेंगे। हाँ, हम बात कर रहे थे किसकी? ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की। तो आप यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब तो नहीं पा रहे हो इस सेंटेंस में, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो इसको क्या कहेंगे? ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब, आप वर्ब के बारे में पहले पढ़े थे कि वर्ब जो एक ऐसा शब्द है जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है। वर्ब इज ए वर्ड व्हिच टेल्स समथिंग अबाउट ए सब्जेक्ट इज कॉल्ड वर्ब। जो शब्द किसी सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है वही आपका वर्ब होता है। तो वर्ब तो हम समझ ही गए होंगे।
ये और क्या बताता है वर्ब? वर्ब हमारा एक्शन बताता है, स्टेट बताता है और पोसेशन बताता है। आप पिछली वीडियो में अच्छी तरह से इसको पढ़े हैं, जाके उसको देख सकते हैं। वर्ब जो है यहाँ पर एक्शन बता रहा है। ये करण राइट्स ए लेटर, ये क्या है? एक्शन बता रहा है। बात समझ रहे हैं? तो ये आपका क्या हुआ? ये आपका मेन वर्ब है। अब हम दूसरे सेंटेंस समझेंगे। कह रहा है बी शुड हेल्प द पुअर। शुड, शुड आपका क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है। क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब। आपको ऑक्सिलरी वर्ब 24 बताए गए थे, 24 ऑक्सिलरी वर्ब बताए गए थे, और उसमें से कुछ ऑक्सिलरी वर्ब को आपको मेन वर्ब के बारे में भी बताया गया था और हेल्पिंग वर्ब दोनों बताया गया था। कुछ ऑक्सिलरी वर्ब जो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों काम करते हैं, और बाकी ऑक्सिलरी वर्ब केवल ऑक्सिलरी वर्ब का ही काम करती हैं। अब देखिए यहाँ पर ये शुड क्या है? ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब है। इसके तुरंत बगल लिखा हुआ है हेल्प। हेल्प मीन्स सहायता करना, मदद करना। द पुअर, गरीबों की। वी शुड हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो शुड शब्द जो है ये ऑक्सिलरी वर्ब है, और हेल्प जो है ये मेन वर्ब है। इसको क्या कहेंगे? ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, और हेल्प जो है ये मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब है ये। तो आपका शंका जो था ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब को लेकर, वो तो दूर हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं साथ ही साथ ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब की। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब भी पढ़े थे वर्ब में हम। तो ट्रांजिटिव वर्ब ये है कि नहीं, ये हमको पता करना है। तो पहले सेंटेंस में भी आपको बताया गया, करण राइट्स ए लेटर। करण एक पत्र लिखता है। जो वर्ब ऑब्जेक्ट को लेती है, जो वर्ब ऑब्जेक्ट को लेती है उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, और जो वर्ब ऑब्जेक्ट को नहीं लेती है उसको हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब देखिए, कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो अपने साथ ऑब्जेक्ट को हमेशा लेती हैं। करण राइट्स ए लेटर, करण एक पत्र लिखता है। तो ए लेटर जो है आपका क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन इस वर्ब को कैसा वर्ब बोलेंगे हम? इस वर्ब को कैसा वर्ब बोलेंगे? इस वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। आपका राइट यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है। राइट्स क्या है? आपका ट्रांजिटिव वर्ब है। ये ट्रांजिटिव वर्ब है। बात समझ गए होंगे। वैसे आपका यहाँ भी देखिए दूसरे सेंटेंस में हेल्प द पुअर। हेल्प शब्द क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। हेल्प भी आपका ट्रांजिटिव वर्ब है। हेल्प क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। हेल्प ट्रांजिटिव वर्ब। अब देखते हैं हम अगले सेंटेंस में। दे हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। दे हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। यहां पर देखेंगे, दे के बाद क्या लिखा हुआ है? हैव और बीन। ये दोनों ऑक्सिलरी वर्ब हैं। हैव बीन दोनों क्या हैं? आपके दोनों ऑक्सिलरी वर्ब हैं। इसको हम ऑक्सिलरी वर्ब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हैं। और प्लेइंग शब्द जो है ये आपका मेन वर्ब है। क्या है? ये आपका मेन वर्ब है, प्लेइंग। तो आप हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को समझ गए होंगे। अब बाकी इसके बाद जो लिखा हुआ है ये अब ऑब्जेक्ट नहीं है, ये समय दिया हुआ है। खेल रहा है तो कब से? सुबह से। वह खेल रहे हैं तो कब से? सुबह से। ये टाइम की बात कर रहा है। अगर हम क्या से प्रश्न करते हैं क्या, वैसे प्ले आपका जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब होता है और नहीं भी होता है। अपने साथ अगर ऑब्जेक्ट ले रहा है तो ट्रांजिटिव वर्ब उसको कहेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं ले रहा है तो ये इंट्रांजिटिव है। यहाँ पर इंट्रांजिटिव है क्योंकि इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं ले रहा है, ये अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लिया हुआ है। अब हम यहाँ से प्रश्न करें कि क्या खेल रहा है तो क्या खेल रहा है, कोई उत्तर हमको नहीं मिल रहा है, पता नहीं है क्या खेल रहा है, तो इसका मतलब इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं यूज है, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। यहाँ पर अगले वर्ड की बात कर लेते हैं आप, सेंटेंस की। एक सी लाइक्स स्विमिंग। सी लाइक्स स्विमिंग। आपको फाइनाइट और नॉन फाइनाइट भी पिछली वीडियो में पढ़ाया जा चुका है। कैसे हम पहचानेंगे फाइनाइट है कि नॉन फाइनाइट है, तो यहाँ पर देखते हैं। सी लाइक्स स्विमिंग, वह तैरना पसंद करती है। स्विमिंग, तैरना, वह तैरना पसंद करती है।
अब लाइक शब्द जो है हम इसकी बात कर लेते हैं, तो ये हमारा मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब है। और स्विमिंग यहाँ एक वर्ब और दे दिया है, इसके फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये जीरंड है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ा हुआ है तो जीरंड है। पार्टिसिपल वैसे भी पार्टिसिपल भी बनता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ने से। और आपको नॉन फाइनाइट में जीरंड, पार्टिसिपल और इन्फिनिटिव टू दो मतलब तीनों में से कुछ भी मिल सकता है। तो हम आपसे चर्चा किए थे कि जीरंड, पार्टिसिपल और इन्फिनिटिव टू नेक्स्ट वीडियो में उसको हम आप लोगों को अच्छी तरह से समझाएंगे और उसको पढ़ा के दिखाएंगे। देखिए अगला है सी लाइक्ड स्विमिंग। सी लाइक्ड स्विमिंग। हम बात क्या करना चाह रहे थे कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट कैसे पहचानेंगे। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट कैसे पहचानेंगे, तो पहले फाइनाइट वर्ब की बात कर लेते हैं। वह वर्ब जो टेंस और सब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार, टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार अपने रूप में परिवर्तन कर ले, वह आपका फाइनाइट वर्ब होता है। ऐसा वर्ब जो टेंस और पर्सन के अकॉर्डिंग अपने रूप में परिवर्तन कर लेती है, वह फाइनाइट वर्ब होती है। और ऐसा वर्ब जो टेंस और पर्सन पर, टेंस और पर्सन से अपने ऊपर कोई प्रभाव ना आने दे, चाहे उसका सब्जेक्ट कुछ भी हो, मतलब किसी भी पर्सन में हो सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, किसी भी पर्सन में हो, और कोई भी टेंस हो उससे उसका कोई प्रभाव ना पड़े, तो वह नॉन फाइनाइट होता है। क्या होता है? ये आपका जैसे स्विमिंग है, तो स्विमिंग आपका नॉन फाइनाइट है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। समझ गए होंगे आप लोग, इसके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ चुके हैं। केवल आपको बताना है, थोड़ा सा क्लियर कराना है, तो आपका क्लियर हो जा रहा होगा। जैसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं हम, फिर से सुनिएगा। सी लाइक्स स्विमिंग, वह तैरना पसंद करती है। लाइक्स शब्द और स्विमिंग दोनों वर्ब हैं, वर्ब हैं। तो लाइक शब्द जो है ये प्रेजेंट टेंस में हुआ है, प्रेजेंट टेंस में है, और सब्जेक्ट के अनुसार अपने फॉर्म में चेंज कर रही है। वैसे फर्स्ट फॉर्म लाइक होता है, तो प्रेजेंट टेंस में है, उसमें यस जुड़ा हुआ है। तो अगर यहाँ पर हम पर्सन चेंज कर दें, आई, मान लिया आई कर देते हैं, आई लाइक स्विमिंग, तो अपने फॉर्म में चेंज कर लेगी। यहाँ पर सी था, सिंगुलर सब्जेक्ट था, तो वर्ब का सिंगुलर फॉर्म यूज किए। अगर हम पर्सन चेंज यहाँ दे कर देते हैं, दे, तो यहाँ लाइक हो जाएगा, यस हट जाएगा। तो कहने का मतलब ये पर्सन के हटाने, चेंज करने से और टेंस के बदल देने से अपने रूप में परिवर्तन कर लेती है। कौन? फाइनाइट वर्ब। तो आप समझ गए होंगे फाइनाइट वर्ब किसको कहेंगे, कि जो वर्ब टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने रूप में परिवर्तन कर ले, वह आपका फाइनाइट वर्ब होता है। और वह वर्ब जो टेंस और पर्सन के अनुसार अपने रूप में कोई परिवर्तन ना करे, वह नॉन फाइनाइट होता है। तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, जो आपको शुरुआती दौर में वर्ब में बताया गया था, एक्शन, स्टेट और पोजीशन के बारे में। तो अब यहाँ देखते हैं, नीचे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। ऐसे यहाँ पर है ही प्लेज, ही प्लेज। तो हाँ, अभी इसको अगर देखा जाए और गौर से इसको, तो यहाँ पर ये वो लाइक शब्द पूछा है, लाइक कैसा वर्ब है। लाइक जो फाइनाइट वर्ब है, ये कैसा वर्ब है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। कैसा वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। यहाँ क्या से प्रण करेंगे? पसंद करती है, तो क्या पसंद करती है, ये आपका ये ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा हुआ है। जो स्विमिंग वर्ब है ये ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लाइक शब्द आपका क्या है? लाइक शब्द आपका ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। वैसे आपका यहाँ भी ये ट्रांजिटिव वर्ब है। तो यहाँ हम बात कर लेते हैं अब ही प्लेज, ही प्लेज। तो प्लेज शब्द यहाँ पर क्या है? क्या इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है? वैसे प्लेज शब्द आपका ट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन जब इसके साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ है तो इसको हम ट्रांजिटिव वर्ब नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है। ऑब्जेक्ट होता तो इसको हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते,
ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसको हम इंट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंट्रांजिटिव वर्ब। ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब इसी को हम देखते हैं दूसरे सेंटेंस में। ही प्लेज चेस, ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज हॉकी, ही प्लेज फुटबॉल, कुछ भी है, अगर उसके साथ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो इसको हम प्लेज को क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। यहाँ पर नहीं था तो इसको इंट्रांजिटिव बोल दिए। मतलब ट्रांजिटिव समझ रहे हैं आप? ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव कहने का मतलब सकर्मक और अकर्मक जो अपने साथ ऑब्जेक्ट को ले, वह वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट को ले उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे, मतलब सकर्मक कहेंगे। अपने साथ वो कर्म को ले रही है, ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म को ले रही है, अगर कर्म नहीं ले रही तो इंट्रांजिटिव बोलेंगे, अकर्मक। तो यहां पर प्लेस शब्द क्या है? प्लेस जो वर्ब है ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब है। कैसा वर्ब? ट्रांजिटिव वर्ब है। हाँ, एक चीज़ और थोड़ा सा ध्यान देंगे, आपको हम ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा बताने चल रहे हैं। ऑब्जेक्ट के बारे में भी जान लीजिए कि आपका ऑब्जेक्ट जो होता है वो दो पार्टों में बटा होता है। पहले इसको हम बता दें तब आगे हम सेंटेंस को बताएंगे। देखिए, आपका ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट ये वर्ब वाले ही पार्ट में है, तो ऑब्जेक्ट आपका दो पार्टों में बटा होता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसको पहले समझ लेते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आपका जो सजीव सब्जेक्ट है, जो सजीव ऑब्जेक्ट है, मतलब जो लिविंग थिंग है, लिविंग को आप इनडायरेक्ट बोलेंगे, और जो आपका निर्जीव है, लाइफलेस है, लाइफलेस है, निर्जीव है, उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। अब यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे ही प्लेज चेस, क्या आपका ये सजीव है या निर्जीव? चेस निर्जीव है तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन अगर हम दूसरे एग्जाम्पल को समझें, इसी को जैसा कि यहाँ मिटा दें, दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। माई फादर लव्स मी। माई फादर लव्स मी, मेरे पिताजी मुझे प्रेम करते हैं। अब लव्स के बाद मी शब्द आ रहा है, तो लव कैसा वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। कैसा वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि अपने साथ ऑब्जेक्ट ले रही है। अगर ऑब्जेक्ट ना लेती तो इंट्रांजिटिव कहते। अब देखिए, तो यहाँ पर मी अगर कोई पूछे, मी जो आपका ऑब्जेक्ट है कैसा ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो मी आपका लाइफलेस है या लिविंग थिंग है? लिविंग है। तो मतलब जो सजीव रहेगा, कोई सजीव ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसको बोलेंगे। और अगर निर्जीव रहेगा तो उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। जैसे इसी सेंटेंस को दूसरी तरह से देख लेते हैं ऑब्जेक्ट को। ही गेव मी अ पेन। ही गेव मी अ पेन। अब कह रहा है ही गेव मी अ पेन, उसने मुझे एक कलम दिया। यहाँ पर मी ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट ए पेन भी है, दोनों ऑब्जेक्ट हैं। तो जो मी है ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और ए पेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मतलब ये निर्जीव है, ये सजीव है, सजीव को इनडायरेक्ट, निर्जीव को डायरेक्ट बोलेंगे। ये अगर निर्जीव ऑब्जेक्ट को आप पहले लिख देंगे और सजीव को बाद में लिखना चाह रहे हैं तो उसके पहले आपको टू लगाना पड़ेगा। ये भी ध्यान देना, ये आपको पैसिव वॉइस में भी बनाने में बहुत काम करता है। सजीव और निर्जीव पर ध्यान देना पड़ता है। तो अब इसका जिक्र हम टेंस में आपसे करते हैं। ठीक वर्ब समाप्त होने के बाद आपसे हम टेंस में मुलाकात करते हैं, और टेंस आपके लिए बहुत ही आसान और इजी तरीके से मैं समझाऊंगा। टेंस आप लोग डरते हैं अनुवाद करने से, अब आप लोग अनुवाद करने से बिल्कुल घबराइए नहीं। बहुत ही सरल और सिंपल तरीके से मैं बताऊंगा कि अनुवाद कैसे किया जाता है। तो इसके तुरंत बाद वाली वीडियो आपको मैं टेंस के बारे में ही लेकर आऊँगा।
हाँ, अब हम बात कर रहे थे यहाँ पर, इस पर आइए। ही प्लेज फास्ट, ही प्लेज फास्ट। अभी इसके ऊपर वाले वाक्य में आपको क्या बताया गया? ही प्लेज चेस, वह चेस खेलता है। तो चेस यहाँ पर ऑब्जेक्ट था। अब यहाँ पर जो प्लेज के बाद फास्ट शब्द आ गया, क्या फास्ट भी आपका ऑब्जेक्ट है? फास्ट आपका ऑब्जेक्ट है? क्या बात करेंगे आप? प्लेज, प्लेज शब्द क्या है? वर्ब है। वर्ब के बाद तुरंत जो आता है, हमने बोला कि उसको ऑब्जेक्ट कहना गलत है, सबको ऑब्जेक्ट नहीं बोल सकते। तब फास्ट मतलब होता है तेज। अब वह तेज खेलता है, तो तेज खेलता है क्या है? ये एडजेक्टिव है या एडवर्ब है? इसकी बात करना हमको। क्या है ये? एडजेक्टिव की एडवर्ब? आप लोग क्या इसको गेस कर रहे हैं? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इसको हम क्या बोल सकते हैं? फास्ट को सोच लिए होंगे आप। इसको एडजेक्टिव नहीं बोलेंगे, एडवर्ब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एडवर्ब बोलेंगे। क्यों? क्योंकि खेलता है तो कैसे खेलता है? तेज खेलता है। ये शब्द इसकी विशेषता बता रहा है। जो शब्द वर्ब की विशेषता बताए, द वर्ड व्हिच क्वालिफाइज वर्ब इज कॉल्ड एन एडवर्ब। जो शब्द वर्ब के बारे में बताता है वह एडवर्ब होता है। अगर जो शब्द सब्जेक्ट के बारे में बताता है उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। मतलब जो शब्द किसी नाउन प्रोनाउन या किसी अदर शब्द, अदर सेंटेंस के शब्द के बारे में बताता है, कुछ क्वालिफाई करता है, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को एडजेक्टिव कहते हैं, लेकिन वर्ब की विशेषता बताने वाले शब्द को हम एडवर्ब बोलेंगे। यहाँ पर फास्ट क्या है? आपका एडवर्ब है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों? अभी यहाँ प्रश्न कर लीजिए, खेलता है तो क्या खेलता है? आपको उत्तर नहीं मिल रहा है, लेकिन कैसे खेलता है उसके क्वालिटी के बारे में अगर हम बात करते हैं खेलने की, तो वो बता रहा है कैसे खेलता है, फास्ट खेलता है। यहाँ पर क्या खेलता है? चेस खेलता है। हमको ऑब्जेक्ट मिल रहा है, तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है। बात समझ गए होंगे। हम वर्ब के पहले क्या किसी किसको से प्रश्न करते हैं तो हमको ऑब्जेक्ट मिल जाता है। अब हम अगले वर्ड की बात कर लेते हैं, सेंटेंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपका तो प्लेस शब्द जो है ये क्या बता रहा है? एक्शन को बता रहा है। हमने जैसा कि जिक्र किया था कि आपको वर्ब 3 कंडीशन बताता है, एक्शन बताता है, स्टेट बताता है और पोसेशन बताता है। तो यहाँ पर ये वर्ब जो आपका प्लेज है ये एक्शन बता रहा है। क्या बता रहा है? ये जो प्लेज शब्द है ये आपका एक्शन बता रहा है। क्या? एक्शन। और यहाँ पर देखिए, अब हेड की बात कर लेते हैं। हेड, रवि हैड ए कार, रवि हैड ए कार। रवि के पास एक कार है, रवि के पास एक कार है। तो रवि के पास एक कार है कह रहा है, तो इसका मतलब कोई एक्शन तो नहीं हो रहा है ना, कोई कार्य तो नहीं हो रहा है। यहाँ पर तो कार्य हो रहा था, खेलने का काम हो रहा था, लेकिन यहाँ रवि के पास एक कार है, मतलब उसके पास उसका कार पर अधिकार है। तो स्वामी है, इसका मालिक है कार का, तो इसका मतलब पोसेशन दिखा रहा है। ये क्या बता रहा है? ये पोसेशन बता रहा है। हेड शब्द यहाँ पर आपका पोसेशन बता रहा है। अब बात कर लेते हैं अगले सेंटेंस की। यहाँ पर इज जो है, इज क्या है? इज आपका हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है? इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है? अभी आपको ऊपर वाले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बारे में चर्चा किया गया था। वी शुड हेल्प द पुअर, ये हेल्पिंग वर्ब था, इसके बाद मेन वर्ब आ रहा था, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। सी इज पुअर, तो इज क्या है आपका? मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब है ये। लेकिन हम बात किसकी कर रहे थे? एक्शन की, स्टेट की और पोसेशन की। तो एक्शन वाली क्रिया हो गई, ये एक्शन कर रहा है। हेड, ये पोसेशन दिखा रहा है, अधिकार दिखा रहा है, और ये इसकी अवस्था बता रहा है, स्टेट को बता रहा है, स्टेट। सी इज पुअर, वह गरीब है, तो गरीब है उसकी अवस्था को दिखा रहा है। किस अवस्था में है? गरीब अवस्था में है। तो इज यहाँ पर क्या दिखा रहा है? स्टेट को दिखा रहा है। किसको? स्टेट को दिखा रहा है। एक्शन मतलब कार्य, एक्शन मीन्स कार्य,
और पोसेशन मीन्स अधिकार, और स्टेट मीन्स अवस्था, किस अवस्था में है, किस हाल में है, ये आप तीनों वर्ब से पहचान सकते हो। तो प्यारे स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने ढेर सारे मित्रों से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। और आप लोगों के लिए ढेर सारी इसी तरह से मैं अच्छी अच्छी वीडियो जल्द ही अपलोड करूँगा। तो अब हमको आप लोग इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।